एक समय में कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है। इसका मतलब यह था कि उन दिनों में डकैती, हफ्ता वसूली, जिसे वहां के शब्दों में रंगदारी कहते हैं, किडनैपिंग, फिरौती, ये सब कुछ आम बात थी। आज बिहार में बड़ी बड़ी कंपनीज या इंडस्ट्रीज ना लग पाने का एक बड़ा कारण वो जंगल राज का दौर भी था, जब कोई भी बाहरी बिजनेसमैन यहां कंपनीज लगाने से डरते थे। मुझे खुद याद है कि हमारे कस्बे में जहां मैं रहता था, जो पश्चिमी यूपी में आता है, एक वकील साहब थे, एकदम यंग। अब किसी प्रकार से साठ गांठ करके ये जैसे तैसे मजिस्ट्रेट बन गए, और ये हमारे इलाके के लिए बड़ी बात थी कि इतना यंग लड़का मजिस्ट्रेट बन गया। सब खुश थे सिवाय उन नए नए बने मजिस्ट्रेट साहब के। पूछने पर पता चला कि उनको दरभंगा यानी बिहार में जाकर पद संभालना है। बस उन्हें यही चिंता सताए जा रही थी कि वो वहां सुरक्षित रहेंगे या नहीं। ये हाल था बिहार का, और ये सोच थी बिहार को लेकर बाहरी राज्य वालों की। खैर, बिहार का जब नाम आता है तो लालू यादव के अलावा कुछ और ऐसे नाम हैं जो सबसे पहले जहन में आते हैं। उनमें से एक है शहाबुद्दीन। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि गौतम बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद जैसे महान लोगों को छोड़ बिहार से इन्हें ज्यादा जोड़ा जाता है, और यही लोग अब बिहार को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। तो शहाबुद्दीन जो है, जंगल राज के वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय था और लालू यादव की पार्टी से बार बार जीतने वाला नेता भी था। बिहार की सबसे बड़ी आपराधिक गतिविधियों में उसका संलिप्त होना कोई नई बात नहीं थी। यूं तो शहाबुद्दीन के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। बेरहमी से हत्या और पुलिस वालों की हत्या के कई केसेस उस पर थे, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं उस केस की जो कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार करती है। और जब जब शहाबुद्दीन का नाम आता है, उस केस को लोग ना चाहते हुए भी याद कर ही लेते हैं। 16 अगस्त 2004 की घटना है चंदा बाबू नाम के एक व्यापारी की, जिन्हें आप बहुत अधिक संपन्न नहीं कह सकते तो कम से कम ये जरूर कह सकते हैं कि उनके पास खाने पीने की कमी नहीं थी। उनकी 2 दुकानें थीं, एक परचून की और एक किराने की। चंदा बाबू की 6 संतानें थी, 4 लड़के और 2 लड़कियां। उस वक्त शहाबुद्दीन द्वारा फिरौती वसूल किया जाना आम बात थी। उसके गुंडे अक्सर इधर उधर फिरौती मांगते देखे जा सकते थे। चंदा बाबू के पास भी शहाबुद्दीन का फरमान आया था कि वो 2 लाख रुपए फिरौती के तौर पर तैयार रखे, लेकिन चंदा बाबू ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उस दिन सुबह चंदा बाबू पटना के लिए रवाना हुए, जहां उनका एक भाई बैंक में कार्यरत था। वो पटना कुछ काम से गए थे तो अपने भाई के यहां ही रुक गए। सिवान में चंदा बाबू की दोनों दुकानें खुली हुई थी। एक पर उनका बेटा सतीश बैठा था और दूसरे पर गिरीश। उस दिन दुकान पर डालडे से लदी गाड़ी आई थी, जिसको सतीश को पेमेंट करनी थी, इसलिए दुकान में उस वक्त 2.5 लाख रुपए रखे हुए थे। उसी वक्त रंगदारी मांगने वाले यानी शहाबुद्दीन के लोग पहुंच गए। दुकान पर सतीश था। सतीश ने उन सबसे आग्रह किया कि खर्चे पाने के लिए अगर वो 40-50 हजार चाहे तो ले ले, लेकिन 2 लाख रुपए वो कहां से लाएंगे। रंगदारी वसूलने वाले लोग बड़ी तादाद में थे, जिनके हाथों में हथियार भी थे। जब सतीश ने पैसे देने से मना किया तो उन्होंने सतीश पर हमला कर दिया। चंदा बाबू का दूसरा बेटा राजीव वहीं खड़ा सब देख रहा था। भाई पर हमला होते देख वो अपने भाई को बचाने के लिए कमरे में भागा ताकि कोई हथियार ढूंढ सके। लेकिन आप भी जानते होंगे कि एक शरीफ परिवार में हथियार के नाम पर होता ही क्या है। राजीव को जब कुछ और नहीं मिला तो उसकी नजर सामने पड़े तेजाब पर गई, जिसे बाथरूम साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसने वही बोतल उठाई और उन गुंडों की तरफ लपकते हुए बोतल से तेजाब उनकी तरफ फेंका, जिसके कारण कुछ गुंडे झुलस गए और तेजाब की कुछ बूंदें खुद राजीव पर भी गिरी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था, लेकिन तुरंत ही उन गुंडों ने सतीश को पकड़ लिया, लेकिन राजीव भागकर कहीं छुप गया। इसके बाद उन गुंडों ने दुकान को लूटा, सारा कैश ले लिया और जाते जाते दुकान को आग भी लगा दी। उस वक्त तक गिरीश दूसरी दुकान पर बैठा था, जिसे इस सारी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ देर बाद वो गुंडे गिरीश की दुकान पर भी आ पहुंचे और उसे भी उठाकर वहां से ले गए। लेकिन अभी भी उन गुंडों को तलाश थी राजीव की, जिसने उन पर तेजाब डाला था। कुछ देर की भागदौड़ के बाद आखिरकार उन्होंने राजीव को भी पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। यह सब कुछ शहाबुद्दीन के इशारों पर हो रहा था। खैर, तीनों भाइयों को अड्डे पर ले जाया गया, जैसे कि फिल्मों में होता है, जहां राजीव को तो साइड में बांध कर बिठा दिया गया और उसी वक्त वहां पर तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन पहुंचता है।
शहाबुद्दीन और उसके गैंग का मकसद था कि वो राजीव के सामने उसके दोनों भाइयों को मारेंगे और बाद में राजीव को मारेंगे। सतीश और गिरीश अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि वो बचेंगे नहीं, लेकिन ये मौत इतनी खौफनाक होगी इसका अंदाजा न उन्हें था न उनके भाई राजीव को। राजीव की आंखों के सामने उसके दोनों भाइयों पर तेजाब डाला गया, बल्कि डाला नहीं, नहलाया गया। उनकी चमड़ियां गलकर उनके शरीर से बाहर आने लगी। मौत का ऐसा रुद्र रूप देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। दोनों भाई छटपटाते रहे। वहां गंध उठती रही, लेकिन वहां खड़े किसी भी शख्स को दया नहीं आई, मानो सब इंसान नहीं हैवान बन चुके हो। राजीव तो ये मंजर देखकर गुम हो गया और एकदम चुपचाप वहां खुली आंखों से सब देखता रह गया। जब दोनों भाइयों को तेजाब से नहलाया जा रहा था तो वहां खड़े गुंडे कह रहे थे कि राजीव को दूसरे तरीके से मारेंगे। शहाबुद्दीन एंड गैंग का इससे भी मन नहीं भरा तो दोनों भाइयों के मरने के बाद उनके शव को धारदार हथियार से काटा गया। उनके शव पर नमक डालकर बोरी में भरकर फेंक दिया गया। मुझे ये कहानी बताते हुए और यकीनन आपको सुनते हुए भी घिन आ रही होगी कि आखिर एक इंसान इतना निर्दयी भी हो सकता है। पटना में बैठे उनके पिता को किसी ने फोन कर बताया कि उनके दोनों बेटों को मार दिया गया है और तीसरा बेटा उनके कब्जे में है, इसलिए आप सिवान मत आना। चंदा बाबू पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने पटना में रुकना ही उचित समझा। 2 दिन तक राजीव उनके कब्जे में था, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार से वो वहां से भाग निकलने में सफल हो पाया। वो गन्ने से लदे एक ट्रक से चैनपुर नामक कस्बे में उतर गया और फिर वहां से वो उत्तर प्रदेश के पदरौना पहुंचकर वहीं छुपा रहा। इस बीच चंदा बाबू को झूठी खबर दी गई कि राजीव उनका तीसरा बेटा छत से गिर गया है और सिवान के किसी अस्पताल में भर्ती है, वो जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए। लेकिन असल में शहाबुद्दीन एंड गैंग का उन्हें अस्पताल में मारने का प्लान था। फिर भी चंदा बाबू हिम्मत करके सिवान आए। वहां एसपी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। थाने पर दरोगा जरूर मिले, लेकिन दरोगा जी ने कहा कि आप यहां मत रुकिए और गाड़ी पकड़कर यहां से निकल जाइए, यही ठीक रहेगा आपके लिए, वरना पक्का आप मार दिए जाएंगे। कहीं भी जाइए लेकिन सिवान में मत रुकिए, यहां रहने से आपसे ज्यादा खतरा हम पर मंडराता रहेगा। पूरा प्रशासन खुद डर से कांप रहा था। अभी तक चंदा बाबू को यह तक नहीं पता था कि उनका तीसरा बेटा राजीव जिंदा है भी या मर गया। उनकी पत्नी और बचा हुआ एक विकलांग बेटा कहां है, किस स्थिति में है, कुछ नहीं पता था। डर के मारे चंदा बाबू पटना में ही दाढ़ी बढ़ाकर बाबाओं की तरह रहने लगे। एक रैली में किसी प्रकार से भीड़ में घुसकर वो नेताजी से मिले। बताया जाता है कि ये नेता लालू यादव थे। जब उनसे चंदा बाबू ने मदद मांगी तो वो भड़क गए और बोले, सिवान का कंप्लेंट करने तुम सोनपुर कैसे आ गया? अब जब यहां बात नहीं बनी तो उन्होंने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मिलने का मन बनाया। दिल्ली पहुंचे तो वहां सोनिया गांधी तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। राहुल गांधी ने कहा, आप जाइए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, आपकी मुश्किलों का समाधान निकल जाएगा। जिसके बाद हिम्मत करके चंदा बाबू वापस सिवान आ गए। उनका दिल्ली जाना भी पूरी तरह से फेल रहा। इसके बाद सिवान पहुंचकर उन्होंने एसपी साहब को चिट्ठी लिखी और कुछ लोगों से आग्रह किया कि वो एसपी के दफ्तर में उनके साथ चले, लेकिन डर के मारे किसी ने उनके साथ जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। सुबह के 5 बजे अंधेरे में आखिरकार वो छुपते छुपाते एसपी के आवास पर पहुंचते हैं। सुरक्षा बलों के हाथ पांव जोड़ने के बाद एसपी साहब लुंगी और बनियान में बाहर आए। चंदा बाबू बोले, हमें सुरक्षा चाहिए। इस पर एसपी साहब बोले, आप कहीं और चले जाइए, सिवान आपके लिए नहीं है, चाहे तो यूपी या कहीं और चले जाइए। चंदा बाबू समझ चुके थे कि यहां प्रशासन में भी शहाबुद्दीन के लोग ही भरे हुए हैं, यहां उनका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद चंदा बाबू ने ठान लिया कि जब चाहे जो हो जाए वो सिवान नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार कब तक वो भागते फिरेंगे। इसके बाद उन्होंने डीआईजी से मदद की गुहार की और इस बार डीआईजी साहब ने एसपी को इनकी मदद करने का आदेश दे दिया और यह भी कहा कि अगर आपके पास जवानों की कमी है तो मैं आपको जवान दूंगा, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी है। जिसके बाद वो सिवान में ही रहने लगे। उनका तीसरा बेटा राजीव भी तब तक वापस लौट आया। कुछ समय बाद उन्होंने राजीव की शादी कर दी, लेकिन शायद अभी भी चंदा बाबू के जीवन में दुख लिखे थे। राजीव की शादी के 18वें दिन राजीव को भी मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि राजीव को 3 दिन बाद भाइयों की मौत के लिए कोर्ट में गवाही देनी थी और वो अकेला चश्मदीद गवाह था।
लेकिन इससे पहले कि वो बयान देता, उसकी जीवन लीला को भी शहाबुद्दीन ने समाप्त कर दिया। चंदा बाबू इसके बाद अपनी पत्नी और एक विकलांग बेटे के साथ रहने लगे। उनके महीने की आमदनी केवल 6,000 थी, जिससे वो पूरा खर्चा चलाते थे। एक खुशहाल हंसते खेलते परिवार की इससे दर्दनाक कहानी क्या हो सकती है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और कुछ मंत्रीगण शहाबुद्दीन की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, ये वाकई में सोचने का विषय है। ये तो शहाबुद्दीन के अनगिनत कारनामों में से एक था। बीते दिन शहाबुद्दीन की कोरोना से मृत्यु हो गई। अपने साथ सुरक्षा बलों का जत्था रखने वाला ऑक्सीजन की कमी से जिस प्रकार से एड़िया रगड़ रगड़ कर मरा, ये दर्शाता है कि मौत किसी की गुलाम नहीं। कल जो आपने बोया था, उसे देर सवेर कहीं ना कहीं काटना आपको ही है। आप इस घटना को लेकर जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।